हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और हम भी बिल्कुल ठीक ठाक हैं। आज उसामा हमारे साथ नहीं है बिजी होने की वजह से, तो आज हम दोनों जो है वो वीडियो देखेंगे। और वीडियो कौन सा देखेंगे आप सबको वैसे पता चल गया होगा। वीडियो का थोड़ा वीडियो जरा लेंथी है तो हम थोड़ा सा जल्दी कर लेते हैं, बाकी डिस्कशन बाद में करेंगे। तो टाइटल है जी बांग्लादेश गुड बाय पीएम हसीना वाजिद। हमें रिक्वेस्ट भी आ रही थी कि इस पे जो है वो वीडियो करें, तो पहले हम वीडियो देख लेते हैं। और ये वीडियो जो है जी फैसल वराइज का वीडियो है। इनका ओरिजिनल लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा। इनके चैनल को लाइक फॉलो शेयर लाजमी कीजिएगा। और पहले हम डिस्कशन बाद में हमेशा की तरह करेंगे। वीडियो देखते हैं। वीडियो पे जाने से पहले चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। बेल आइकन पर लाजमी क्लिक करें ताकि आपको नए आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन टाइमली मिल सके। सो लेट्स वॉच द वीडियो। है गो। 20 साल इक़्तिदार के बाद उन्हें भागने के लिए सिर्फ 45 मिनट दिए गए। बांग्लादेश से शेख मुजीबुर रहमान की लेगेसी खत्म हो चुकी है। बांग्लादेश में तलबा की लड़ाई के पीछे मुल्क का पुराना कॉन्फ्लिक्ट था कि इसकी सिमत क्या हो। राइट विंगर्स जीत गए और डिक्टेटरशिप की वजह से लिबरल पॉलिसीज की बात करने वाले हार गए। 1000 तलबा की मौत उस वक्त रंग लाई जब वज़ीर-ए-आज़म हाउस के रास्ते की रुकावटें हटा ली। भारत का खित्ते में सबसे अहम इत्तेहादी अब कहाँ बना लेगा। कैसे हैं दोस्तों, मैं फैसल वराइज। 15 साल मुसलसल और 20 साल इन टोटल इक़्तिदार में रहने के बाद आखिरकार शेख हसीना वाजिद को मुल्क छोड़कर भागना पड़ा। उन्होंने कई दिन से पूरे मुल्क में कर्फ्यू लगा रखा था, इंटरनेट बंद कर दिया गया था और एहतजाज करते तलबा पर लाठियाँ और गोलियाँ बरसाई जा रही थी। एक अंदाजे के मुताबिक अब तक 1000 के करीब स्टूडेंट्स मारे जा चुके थे। सिर्फ इस संडे के एक दिन में, इतवार में 4 अगस्त को, बांग्लादेश में 60 के करीब स्टूडेंट प्रोटेस्टर्स को गोलियां मारकर कत्ल कर दिया गया। आप जानते हैं कि यह एहतजाज नौकरियों में कोटा सिस्टम के खिलाफ तलबा ने शुरू किया था। मुख्तसरन ये कि शेख हसीना वाजिद ने जॉब्स में 30% कोटा उन फैमिलीज़ के लिए रखा था जिन्होंने 1971 की जंग आज़ादी में हिस्सा लिया था। ये कोटा एक बार माजी में ख़त्म करके इसको फिर अदालत से उन्होंने दोबारा बहाल करवा लिया था। अब इसी पर तलबा को गुस्सा था कि 1971 की 1971 की जंग आज़ादी में तो पूरी कौम ने हिस्सा लिया था और फिर उस वाक़े में हिस्सा लेने वाले तो अब नौकरी की उम्र से भी गुजर चुके हैं। इसलिए उनकी फैमिलीज़ को इतना बड़ा कोटा देना दरअसल अपने हामियों को नवाजने का एक बहाना है, करप्शन और ताकत हासिल करने का एक मेथड है। यानी प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना वाजिद चालाकी से सिर्फ अपने मनपसंद लोगों को तमाम इदारों में प्लांट करके अपनी सिविल डिक्टेटरशिप तवील करना चाहती थी। आखिर 2009 से अब तक पिछले 15 साल से वो ऐसे ही हरबों से अपनी हुकूमत को, अपनी नीम डिक्टेटरशिप को, सिविल डिक्टेटरशिप को कायम रखे हुए थी। बल्कि अपनी इस आखिरी चौथी टर्म में, जिसके इलेक्शन इसी साल जनवरी में हुए हैं, वो सिर्फ इसलिए फातह ठहरी थी, जीत गई थी कि बड़ी अपोजिशन जमात जो उनके मुकाबले पर थी, बांग्लादेश नेशनल पार्टी, उसने तो इलेक्शन का बाइकआउट कर दिया था क्योंकि उन्हें हुकूमत के मुकर्रर करदा इलेक्शन कमीशन पर एतमाद नहीं था कि वो फ्री एंड फेयर इलेक्शन करवा सकेंगे। हालिया तलबा का एहतजाज दरअसल 2 माह पहले तकरीबन शुरू हुआ और फिर पिछले 4 हफ्तों में इसने शिद्दत अख्तियार कर ली। और पिछले 2 दिन में ये इस इंतहा पर था कि अगर शेख हसीना वाजिद ना भागती तो शायद अपने वालिद शेख मुजीबुर रहमान, जिन्हें बांग्लादेश में इज्जत से बांगा बांधू बड़ा भाई कहा जाता है, उन जैसी किस्मत से 2-4 हो जाती, यानी खुदा न खास्ता कत्ल कर दी जाती। यही वजह है कि बंगाली आर्मी चीफ जनरल वकारुज़्ज़मान ने उन्हें 5 फरवरी को सुबह कहा कि बेहतर है आप इस्तीफ़ा देकर मुल्क छोड़ जाएं। लेकिन वो अभी तक मुल्क छोड़ने पर और इस्तीफ़ा देने पर तैयार नहीं थी। वो खुद को आयरन लेडी समझती थी और उनका दावा था कि अगर कुछ करना है तो ओवर बाय डेड बॉडी। लेकिन फिर ये हुआ कि गालिबन आर्मी ने ही वज़ीर-ए-आज़म हाउस की तरफ आने वाले रास्तों से दोपहर से कुछ पहले रुकावटें हटवा दी। जब ये रुकावटें हटीं तो तकरीबन 1 लाख के करीब मुजाहरा करते हुए, एहतजाज करते हुए तलबा, गुस्से में भरे तलबा वज़ीर-ए-आज़म हाउस के गेट्स तक पहुँच गए। अब ज़ाहिर है ये हज़ारों की तादाद में थे, तकरीबन 1 लाख के लगभग थे, तो इन्हें कोई नहीं रोक सकता था। इस वक्त आर्मी चीफ ने फिर वज़ीर-ए-आज़म को दोबारा वार्निंग दी। उन्हें कहा कि 45 मिनट में आप इस्तीफ़ा देकर मुल्क छोड़ जाएं, इससे ज़्यादा हम इन मुजाहिरीन को नहीं रोक सकते। आयरन लेडी चंद करीबी साथियों के साथ बाहर खड़े MI-17 हेलीकॉप्टर पर इंडिया फरार हो गई। जिस वक्त शेख हसीना वाजिद बम प्रूफ गाड़ी में वज़ीर-ए-आज़म हाउस के लॉन में खड़े हेलीकॉप्टर की तरफ बढ़ रही थी, तो ये तारीखी मंजर फिल्मा लिए गए वीडियो बन गई। कोई सितम ज़रीफ खिड़की से या दरख्तों की ओट लेकर गालिबन मोबाइल वीडियो बना रहा था। इस वीडियो से आप आसानी से जान सकते हैं कि हसीना वाजिद ने जाने से पहले ये बंदोबस्त करने की कोशिश की होगी कि कोई इस फरार की वीडियो न बना सके, इसीलिए वो थोड़ा छुप कर पीछे होकर वीडियो बना रहा है।
शेख हसीना वाजिद के भाग जाने के बाद जनरल वक़ारुज़्ज़मान ने टीवी पर आकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए मुल्क में एक नई आर्जी हुकूमत और बुरी हुकूमत का ऐलान किया। जनरल वक़ारुज़्ज़मान ने 5 बजे के इर्द गिर्द कौम से टेलीविज़न खिताब में कहा कि प्लीज़ आप फ़ौज पर एतमाद रखें, मैं पूरी ज़िम्मेदारी लेता हूँ लोगों की ज़िंदगियों की और उनकी प्रॉपर्टीज़ की कि वो महफूज रहेंगी। मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि आपको बिल्कुल मायूसी नहीं होगी। उन्होंने तलबा से कहा कि आप घरों को चले जाएं, सड़कें छोड़ दें, क्योंकि उनके मुतालबे के मुताबिक एक एक हलाकत और एक एक जुल्म की इन्वेस्टिगेशन की जाएगी, उसका हिसाब होगा। जिस वक्त जनरल वक़ारुज़्ज़मान ये ऐलानात कर रहे थे, उस वक्त नाराज़ तलबा शेख हसीना वाजिद के घर में दाखिल हो चुके थे, डंडे उनके हाथों में थे और बहुत से अभी तक दीवारें भी फलांग रहे थे। बहुत से प्राइम मिनिस्टर हाउस में मुख्तलिफ जगहों पर बैठकर खाना खा रहे थे, शायद उनके फ्रीज़र से और किचन से उन्होंने निकाला हो लेग पीसीज, और मुर्गियों पर हाथ साफ कर रहे थे और गाड़ियों पर चढ़कर जोशो खरोश से उन्हें तोड़ रहे थे। वो फतह की खुशी में वज़ीर-ए-आज़म हाउस में सजदा शुक्र भी अदा कर रहे थे, ऐसे भी उनमें थे। कुछ वज़ीर-ए-आज़म हाउस की सिक्योरिटी पर मामूर फ़ौजी जवान वो थे, उनसे हाथ मिला रहे थे और फ़ौजी जवान उनको रोक तो रहे थे लेकिन ज़रा नर्म हाथों से। जबकि वज़ीर-ए-आज़म हाउस से बहुत दूर चिटागांग के सलहट रोड पर बहुत से लोग बांग्लादेश के बानी बोंगा बांधु यानी शेख मुजीबुर रहमान का मुजस्समा भी गिराने में मसरूफ़ थे। ये 15 फीट ऊंचा मुजस्समा ख़ुसूसी तौर पर अभी 3 साल पहले फ़ौज ने अपनी निगरानी में तैयार करवा कर यहाँ लगवाया था। चिटागांग के अलावा भी पूरे बांग्लादेश में लोगों ने शेख मुजीबुर रहमान की यादगारों को निशान इबरत बनाना शुरू कर दिया था। लोग इतने नाराज़ थे कि उन्होंने कई जगहों पर मुजस्समे के बाजू तोड़ दिए, सर पर कुल्हाड़े मारे, सर के ऊपर जाकर खड़े हो गए और इसे जूतों के हार पहनाए और लाखों लोगों ने सबके सामने खड़े होकर अपने फाउंडर का ये तमाशा देखा। ये वाक़या जनूबी एशिया की तारीख का एक अनोखा सानहा ही होगा, जिसमें एक कौम ने अपने मुतफ़िक़ा कायद और लीडर के मुजस्समे से ऐसा तौहीन आमेज़ सलूक किया हो, जबकि इनके कत्ल को 49 ईयर्स हो चुके हैं। अब ये सच है कि कोटा सिस्टम शेख मुजीबुर रहमान के दौर ही में शुरू हुआ था, लेकिन बाद में इस सिस्टम को ख़त्म कर दिया गया था। जैसा कि हमने आपको बताया कि शेख हसीना वाजिद ने इसको दोबारा शुरू किया था अदालत के ज़रिए। यानी मौजूदा कोटा सिस्टम वाले क्राइसिस से शेख मुजीबुर रहमान या उनकी लीडरशिप का तो बज़ाहिर बराह रास्त कोई ताल्लुक़ नहीं बनता, मगर चौकों और चौराहों में बानी बांग्लादेश के मुजस्समे, तस्वीर और मोनूमेंट्स पर जूते मारे जा रहे हैं, स्याह रंग फेंका जा रहा है और हथौड़ों से उनकी तस्वीर वाली दीवारें गिराई जा रही हैं। ऐसा लगता है कि बांग्लादेश में शेख मुजीबुर रहमान की लेगेसी आखिरकार ख़त्म हो गई है और इसके मुकाबले में वो लोग जो बांग्लादेश को राइट विंग नज़रियात के साथ चलाना चाहते हैं, उनकी लेगेसी सर्वाइव कर गई है या आगे बढ़ने के लिए उसके लिए मौके पैदा हो गए हैं। साबिक वज़ीर-ए-आज़म खालिदा ज़िया और जमात इस्लामी बांग्लादेश अब लगता है कि इस मुल्क की सियासी ताकत होगी अगले कुछ वर्ष तक। शेख मुजीबुर रहमान की लेगेसी को रिवाइव करने के लिए, बहाल करने के लिए 76 ईयर्स की 76 साला शेख हसीना वाजिद न जाने कभी अब वापस आ पाएँ या नहीं। उनका मकबूल जानशीन भी कोई नहीं है। एक बेटा सजीव वाजिद है, लेकिन वो अमेरिका में सेटल है और वहीं उसने शादी भी कर रखी है। बांग्लादेश में उसको करप्शन इल्ज़ामात और बहुत सी कंट्रोवर्सीज़ का सामना है। शेख हसीना वाजिद ने अपने बेटे को IT मिनिस्टर, टेक्नोलॉजी मिनिस्टर बनाया था, लेकिन वो अवाम में मकबूलियत के बजाय मुसलसल तनकीद का निशाना ही बनते रहे, जिसका बड़ा मौजू उनकी करप्शन होता था, उनकी सिक्योरिटी होता था और अमेरिकी रियासत वर्जीनिया में सेटल होना था। अभी स्टूडेंट प्रोटेस्ट्स में भी उन पर इल्ज़ामात लगे कि वो सिक्योरिटी फोर्सेस को हुक्म दे रहे हैं कि मुजाहिरीन के खिलाफ सख्त आहनी हाथ इस्तेमाल किया जाए। अब दूसरा किरदार उनकी बेटी साइमा वाजिद हैं, जो कि उनके लेगेसी को आगे बढ़ा सकती हैं, लेकिन वो भी बांग्लादेशी सियासत पर अब तक कोई असर नहीं छोड़ सकी। वो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के साथ, यूनाइटेड नेशंस के साथ काम करती हैं। सो अगर हसीना वाजिद की जल्द वापसी नहीं होती तो आप इसे बांग्लादेश में एंड ऑफ शेख मुजीबुर रहमान लेगेसी कह सकते हैं। तो क्या कभी वो वापस आएंगी? वैसे शेख हसीना वाजिद आखिरी इतलात के मुताबिक भारत के सरहदी इलाके अगरतला पहले पहुंची थी, वहां से दिल्ली की सिमत प्रवास कर गई। ऐसा लगता है कि वो भारत या लंदन में से किसी एक जगह जिलावतनी का अब बाकी वक्त काटेंगी, जबकि उनके पीछे बांग्लादेश में मिलिट्री की क़यादत में एक आर्जी अबूरी इत्तेहादी हुकूमत बनेगी, इंटरिम गवर्नमेंट। और आगे की कहानी बदकिस्मती से हम सब जानते हैं कि थर्ड वर्ल्ड में क्या होता है। कुछ देर ये इत्तेहादी हुकूमत चलेगी, फिर इनमें इख्तलाफात होंगे, फिर फ़ौज सबको निकाल कर अपनी हुकूमत चलाएगी और आखिर में सब लोग अवाम इस फ़ौजी हुकूमत के भी ख़िलाफ़ हो जाएंगे या जो भी ये सेटअप बनाएगी उसके ख़िलाफ़ हो जाएंगे। ये नहीं तो इससे मिलते जुलते हालात बदकिस्मती से थर्ड वर्ल्ड का मुकद्दर ही होकर रह गए हैं। वैसे आपको बताएं कि बांग्लादेश के क़याम के फ़ौरन बाद ही वहाँ की अवाम अपने बानी बांगा बांधु शेख मुजीबुर रहमान के ख़िलाफ़ होने लगे थे, क्योंकि इस अलहदगी के पीछे बंगाली अवाम और लीडरशिप में एक बड़ी नज़रियाती तकसीम शुरू से थी। जैसा कि अभी बांग्लादेश की आज़ादी को जब 1 साल भी पूरा नहीं हुआ था तो ढाका के पलटन मैदान में एक जलसा हुआ था। ये 17 सितंबर 1972 की बात है।
یہ پلٹن کا وہی میدان تھا جس میں جنرل نیازی نے جنرل جگجیت سنگھ اروڑا کے سامنے ہتھیار ڈالے تھے، وہی تاریخی میدان۔ اس گراؤنڈ میں ایک بار پھر 1 لاکھ کے قریب بنگالی جمع تھے اور شیخ مجیب الرحمان کے خلاف نعرے لگا رہے تھے۔ مکتی باہنی کے ایک سابق جنگجو عبدالرب، جو کہ پاکستانی فوج کے خلاف 71 کی جنگ میں لڑ چکے تھے، انہوں نے شیخ مجیب الرحمان اور ان کی حکومت کے خلاف ایک دھواں دھار تقریر کی۔ انہوں نے کہا شیخ مجیب الرحمان کہتے تھے کہ آزادی کے بعد تو یہاں کوئی بھوک سے نہیں مرے گا، کوئی قحط نہیں آئے گا، یہاں کھانے پینے کی ریل پیل ہوگی، حالانکہ اب لوگ خوراک نہ ملنے ہی کی وجہ سے مر رہے ہیں، یہاں تو ایک دفعہ پھر قحط کا سماں ہو رہا ہے۔ انہوں نے مہنگائی، بے روزگاری، پولیس تشدد، گرفتاریوں، حکومتی کرپشن، اس جیسے کئی موضوعات پر بہت لمبی دھواں دھار تقریر کی۔ اس دوران انہوں نے جو سب سے سخت جملہ شیخ مجیب الرحمان کو کہا وہ یہ کہا کہ آپ کی حکومتی پارٹی عوامی لیگ کے لوگ تو پاکستانی حکمرانوں سے بھی زیادہ کرپٹ اور بدترین ثابت ہو رہے ہیں، یعنی وہ جن سے انہوں نے آزادی لی ہے اس مائنڈ سیٹ میں انہوں نے یہ بات کی۔ انہوں نے شیخ مجیب کو وارننگ دیتے ہوئے کہا کہ فوج اپنے لوگوں پر گولی نہیں چلائے گی، لیکن اگر شیخ مجیب الرحمان صاحب آپ نے انہیں ایسا کرنے کے لیے مجبور کیا تو فوج آپ کے خلاف اور سارے حکومتی ٹولے کے خلاف ایکشن لے گی، ہمارے ساتھ کھڑی ہوگی۔ اس بات کے پیچھے یہ حقیقت چھپی تھی کہ حکمران شیخ مجیب الرحمان عوامی جذبات کو طاقت سے دبانے کی کوشش کر رہے تھے، جیسے کہ اب حسینہ واجد کر رہی تھی۔ شیخ مجیب الرحمان اشارے دے رہے تھے کہ ان کے خلاف جو لوگ نکلے ہوئے ہیں ان سب کو روکنے کے لیے وہ فوج کو بھی استعمال کر سکتے ہیں، فوجی ایکشن بھی کروا سکتے ہیں۔ اسی پر عبدالرب نے یہ سب باتیں کی تھی۔ پھر ساتھیوں، یہ ایک احتجاج ہی تھوڑی تھا، وہاں پر بنگلہ دیش میں آزادی کے اگلے ہی سال سیاسی مخالفین کے احتجاج اور جھڑپیں شروع ہو گئی تھیں۔ بنگلہ دیش اے لیگیسی آف بلڈ، یہ مشہور کتاب لکھنے والے انتھونی مسکاراس نے لکھا ہے کہ 3 برس کے اندر شیخ مجیب الرحمان بنگلہ دیش میں سب سے زیادہ قابل نفرت ہستی بن چکے تھے۔ اب یہ جو مسٹر انتھونی ہیں یہ وہ مصنف ہیں حالانکہ کہ فاؤنڈر جو ہے شیخ وہ مجیب الرحمان کے خاندان سے بہت اچھے تعلقات رکھتے تھے، ان کے دوستی والے تعلقات تھے ان کی فیملی سے۔ وہ لکھتے ہیں کہ شیخ مجیب الرحمان مسلسل ایک ڈکٹیٹر کی طرح تمام اختیارات اپنے ہاتھ میں رکھنے کی کوششیں کر رہے تھے۔ جو لوگ ان کے اس عمل کی، ان کے ڈکٹیٹرشپ رویے کی مخالفت کرتے تھے، ان پر الزام لگا دیا جاتا تھا کہ یہ تو غدار ہیں، یہ تو ماضی میں پاکستانی فوج سے ملے ہوئے تھے، یہ تو آزادی کی جنگ میں ہمارے ساتھ نہیں تھے، یعنی کہ پاکستانی فوج کے ایجنٹ تھے۔ مارچ 1973 میں بنگلہ دیش میں پہلے عام انتخابات ہوئے۔ اس دوران ملک کے 3 بڑے شہروں ڈھاکہ، چٹاگانگ اور کھلنا میں اسٹوڈنٹس نے شیخ مجیب الرحمان کے خلاف جلوس نکالے، لیکن بانگا باندھو نے شیخ مجیب الرحمان نے ان کے خلاف اپنے ڈنڈا بردار حامیوں کے نوجوانوں کے جتھے بھیج دیے، جنہوں نے یہ احتجاج پوری طاقت سے کچل دیا۔ اس الیکشن میں شیخ مجیب الرحمان کی عوامی لیگ کو کامیابی ملی، وہ جیت گئے اور اس نے 300 میں سے 293 سیٹس جیت کر اپنی حکومت قائم کر لی، یعنی 98%، 98% سیٹس جیت لی۔ مگر شیخ مجیب الرحمان اس کامیابی سے بھی مطمئن نہیں تھے، وہ الیکشن کے بغیر ہی اپنی حکومت کو بہت لمبا کھینچنا چاہتے تھے۔ اسی لیے مارچ 1975 میں شیخ مجیب الرحمان نے ملک میں 1 پارٹی سسٹم نافذ کر دیا۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ شیخ مجیب الرحمان اب زندگی بھر کے لیے ایک ڈکٹیٹر کی طرح حکومت کریں گے، ان کے فیصلوں کو کوئی چیلنج نہیں کر سکتا۔ ان کی موت کے بعد بھی انہی کی پارٹی حکمران رہے گی، جیسا کہ کم و بیش اس وقت شمالی کوریا اور چین میں ہے۔ کچھ اسی سے ملتا جلتا نظام قائم کرنے کا سلسلہ انہوں نے شروع کر دیا تھا بنگلہ دیش میں۔ یہاں سے پھر بنگالی فوج کا دوستوں حکومت میں زیادہ عمل دخل شروع ہو گئے، کیونکہ ملٹری میں بہت سے طاقتور لوگ تھے، ٹاپ لوگ تھے، جن کو شیخ مجیب الرحمان کی یہ اقدامات پسند نہیں تھے۔ انہوں نے سازشیں تیار کرنا شروع کر دی اور چند ماہ بعد بغاوت کر دی۔ 15 اگست 75 کی صبح بنگالی فوج کے 120 جوان 5 ٹرکوں میں بیٹھ کر ڈھاکہ میں شیخ مجیب الرحمان کی رہائش گاہ پر پہنچ گئے۔ گھر کے باہر کھڑے پولیس والوں نے تو فوجیوں کو دیکھتے ہی سرنڈر کر دیا، لیکن گھر کے اندر بانگا باندھو کے مسلح گارڈز نے فوجیوں پر فائر کھول دیا۔ اس میں ایک فوجی مارا گیا اور دوسرا شدید زخمی ہوا۔ اس پر فوجیوں نے جوابی فائرنگ کر دی اور گارڈز کو قتل کر دیا۔ اس کے بعد انہوں نے گھر کی تلاشی لینا شروع کی۔ شیخ مجیب الرحمان کے 2 بیٹوں کمال اور جمال نے سٹرین گن سے فوجیوں پر اس دوران فائرنگ بھی کی۔ ان کی گولیوں سے 2 مزید فوجی زخمی ہو گئے، لیکن یہ دونوں نوجوان، دونوں ان کے بیٹے زیادہ دیر فوجیوں کا مقابلہ نہیں کر سکے اور ایک کے بعد دوسرا مارا گیا۔ اس دوران ایک بنگالی میجر محی الدین نے شیخ مجیب الرحمان کو گھر میں تلاش کر لیا۔ بانگا باندھو لنگی پہنے کھڑے تھے اور ان کے ہاتھ میں ایک پائپ تھا۔ شیخ مجیب الرحمان نے میجر سے کہا، تم آخر چاہتے کیا ہو؟ تم مجھے قتل کرنے آئے ہو؟ بھول جاؤ، پاکستانی آرمی آج تک ایسا نہیں کر سکی، تو تم ایسا سوچنے والے بلا کون ہوتے ہو کہ یہ کر لو گے؟ شیخ مجیب کا کانفیڈنس اور باتیں سن کر میجر محی الدین تو گھبرا گئے، لیکن اس دوران ایک اور فوجی افسر میجر نور آگے بڑھے اور انہوں نے فائرنگ کر دی۔ بانگا باندھو کے جسم کے دائیں حصے میں گولیاں لگیں اور وہ وہیں ڈھیر ہو گئے۔
उस रोज़ के कत्लेआम में उनके 3 बेटे, 2 बहुएं और एक भाई का कत्ल हुआ। इनकी 2 बेटियां शेख हसीना वाजिद, जो फिर वज़ीर-ए-आज़म बनी, और शेख रेहाना उस वक्त यूरोप में थी, इसलिए ये दोनों महफूज रहीं। इनकी मौत के बाद फ़ौज की निगरानी में फिर एक मजबूत सिविलियन हुकूमत बनाने की बहुत सी कोशिशें की, लेकिन वो सब नाकाम रहीं। 1977 में 1977 में फिर जनरल ज़ियाउर रहमान मुल्क के सदर बन गए, लेकिन उन्हें भी 4 बरस बाद 1981 में एक और मिलिट्री कू करके कत्ल कर दिया गया, यानी दूसरे भी मजबूत लीडर कत्ल हुए। इनकी मौत के बाद इनकी बेवा खालिदा ज़िया ने, जो कि फिर वज़ीर-ए-आज़म भी बनी, इनकी लेगेसी को आगे बढ़ाया। वो बांग्लादेश नेशनल पार्टी की सरबराह भी बनी, जबकि दूसरी तरफ शेख हसीना वाजिद ने अपने वालिद शेख मुजीबुर रहमान की अवामी लीग की क़यादत संभाली और उनकी लेगेसी को आगे बढ़ाया। पिछले तकरीबन 30 बरस से ज़ायद अरसे से बांग्लादेश की सियासत इन्हीं 2 ख़वातीन और जमातों के गिर्द घूम रही है। दोनों एक अपने वालिद और एक अपने शौहर की लेगेसी को लेकर चल रही हैं और दोनों के हामी मुल्क में अच्छी खासी तादाद में हैं। शेख हसीना वाजिद के दौरे हुकूमत की कुछ कहानी तो आप इस वीलॉग में जान ही चुके हैं। खालिदा ज़िया भी 2 बार वज़ीर-ए-आज़म रही बांग्लादेश की, पहली बार 1991 से 96 तक और दूसरी बार 2001 से 2006 तक प्राइम मिनिस्टर थी। तो खैर साथियों, शेख मुजीबुर रहमान के अंधोनाक कत्ल के बाद भी बंगाली अवाम के एक बड़े हिस्से की उनसे नफरत ख़त्म नहीं हुई थी। इसका सबूत ये है कि 10 साल बाद उनकी बेटी शेख हसीना वाजिद ने एक इंटरनेशनल जर्नलिस्ट को बताया कि उनके आबाई गांव में उनके कुछ रिश्तेदार इस बात पर तैयार ही नहीं थे कि शेख मुजीबुर रहमान की कब्र पर उनकी कोई यादगार बनाई जानी चाहिए, जैसे कि किसी भी मुल्क के फाउंडर की बनाई जाती है। यानी उन्हें उस शख्स की यादगार बनाने में मुश्किल पेश आ रही थी उस वक्त, जो कि बानी था मुल्क का। अब ये एक वाक़या साथियों मुख्तसरन जानकर आप समझ सकते हैं कि बांग्लादेश में पहले दिन से एक सियासी और नज़रियाती तकसीम मौजूद है। ज़्यादा डिटेल्स में जाए बगैर बस इतना जान लें कि बांग्लादेश का एक बड़ा तबका ऐसा है जो राइट विंग सोच का हामिल है, जो पाकिस्तान से आज़ादी को, इस अमल को तो पसंद करता है, इसके ख़िलाफ़ तो नहीं है, लेकिन वो भारत से नफ़रत करता है। वो अपने चारों बॉर्डर्स पर समंदर में भी कुछ वक्त के बाद फिर भारतीय जजीरे हैं, जहाँ के इंटरनेशनल लॉज के मुताबिक वो भी भारत का हिस्सा है, वो समंदर का वो हिस्सा। तो अपने चारों तरफ भारतीय बॉर्डर्स और उनकी बर्तरी के ये लोग खिलाफ हैं और बांग्लादेश में भारतीय मुदाखलत को पसंद भी नहीं करते। इस तबके के लोगों में ऐसे जज्बात भी हैं कि मुल्क में इस्लामी निज़ाम नाफिज किया जाना चाहिए। इसमें बांग्लादेश नेशनल पार्टी की खालिदा ज़िया हैं और जमात इस्लामी बांग्लादेश है और इस्लामी फ्रंट भी इसी का हिस्सा है। गो के इनमें इख्तलाफात भी हैं, पूरी तरह हम आहंग नहीं हैं, लेकिन कमोबेश राइट विंग की जो सोच है वो इस तबके पर गालिब है। दूसरा तबका वो है जो भारत से दोस्ती और सेकुलर नज़रियात पर बांग्लादेश को आगे बढ़ाना चाहता है। इसमें शेख हसीना वाजिद की अवामी लीग सरफहरिस्त है। अब ये दोनों तबकात मुसलसल आपस में दस्तों गिरेबान रहते हैं, लड़ते रहते हैं। जैसे ही एक हुकूमत कमज़ोर होती है और उसके खिलाफ अवामी जज्बात उभरते हैं, तो दूसरा तबका अपने सियासी दुश्मन को गिराने के लिए उन अवामी जज्बात का साथ देना शुरू कर देता है। इस वक्त भी यही हुआ है, यानी तलबा का एक जायज़ और दुरुस्त मुतालबा ऐसा था जिसमें किसी भी सियासी और मजहबी जमात का कोई हाथ नहीं था, ना होना चाहिए था। ना ही तलबा के प्रोटेस्ट में, इन एहतजाजों में कोई एक प्रोमिनेंट लीडर था कि उन तमाम को लीड कर रहा हो। बहुत से हर यूनिवर्सिटी और हर इलाके में अलग अलग स्टूडेंट्स लीडर थे जो इसको लीड कर रहे थे। कोई एक लीडर नहीं था, कोई एक जमात नहीं थी, क्योंकि ये एक अवामी डिमांड थी, एक सियासी डिमांड तो थी नहीं कि कोटा ख़त्म किया जाए। लेकिन चूँकि ये डिमांड हुक्मरान पार्टी के ख़िलाफ़ थी, सो इसका मुखालिफ तबका यानी राइट विंगर्स इस डिमांड में तलबा के साथ भरपूर ताउन करने लगे, जैसा कि हर पॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट में होता है। फिर शेख हसीना वाजिद का 15 साल से इक़्तिदार में रहना, डिक्टेटर्स की तरह काम करना और गैर मकबूल होना उनके काम नहीं आया, बल्कि ये तमाम फैक्टर्स उनके ख़िलाफ़ गए और ये एहतजाज कामयाब होता चला गया। बांग्लादेश के इस क्राइसिस का फ़िलहाल तो एक आर्जी हल सामने आ गया है कि मिलिट्री के अंडर एक सियासी सेटअप कायम कर दिया गया है, लेकिन इस सब से हमें भी एक सबक सीखना चाहिए। वो ये कि अगर कोई मुल्क अपने पॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट्स, अपने अंदर की फॉल्ट लाइंस को सियासी अंदाज में हल ना करे, तो फिर ऐसा क्राइसिस जन्म लेता है कि जो पूरे मुल्क को खा सकता है। हमने बांग्लादेश के बानी शेख मुजीबुर रहमान के इस एंगल पर एक वीडियो भी बनाई थी कि आखिर पाकिस्तान तोड़ने के वो जिम्मेदार थे या कोई और था, और ये वाक़या फिर क्यों पेश आया। शेख मुजीबुर रहमान पर बहुत से लोग जो इल्ज़ाम लगाते हैं वो दुरुस्त है या गलत। ये कहानी अगर आपने अब तक नहीं देखी तो यार आपने बांग्लादेश के जो फाउंडर हैं शेख मुजीबुर रहमान साहब, उन पे एक ऐसा वीडियो हमने फर्स्ट टाइम ऐसा देखा है जो पूरे बांग्लादेश की पॉलिटिक्स पे, हालांकि कभी हमने बांग्लादेश की पॉलिटिक्स पे कोई ऐसी वीडियो कभी नहीं देखी, फर्स्ट टाइम हम भी देख रहे हैं, और वो भी आप सबकी रिक्वेस्ट पे। तो उसमें मतलब सारा उन्होंने बताया 71 जब पाकिस्तान से अलहदा हुए
اور بنگلہ دیش ایک الگ ریاست بن گیا. اور اس کے بعد پھر شیخ مجیب الرحمان جو تھے ڈیفینیٹلی فاؤنڈر تھے وہ بنگلہ دیش کے, تو وہ لیڈ کر رہے تھے اس وقت اپنے کنٹری کو. اور اس کے بعد پھر 2 سال بعد 73 میں الیکشن ہوتے ہیں اور اس میں وہ 98% لیڈ سے جیتتے ہیں, جو کہ بہت بھاری اکثریت ہے. اور اس کے بعد پھر وہ ایک لمبے عرصے کے لیے اپنی گورنمنٹ کو چلانا چاہتے تھے, جس کے لیے انہوں نے ون پارٹی سسٹم بھی انٹروڈیوس کروا دیا تھا, تاکہ اس سے یہ تھا کہ وہ ایک لانگ ٹرم کے لیے حکومت کر سکیں. اور یہ چیز جو تھی وہ لوگوں کو شاید پسند نہیں آ رہی تھی کہ بھئی ایک مطلب خود سے مطلب وہ پھر یہ ہونا تھا کہ وہ جو حکومت تھی وہ ایک ہی خاندان کے بیچ میں رہنی تھی, بس وہ نسل در نسل ویسے ہی چلنی تھی. ہاں بالکل. اور پھر اینڈ پہ آ کے پھر بیچ میں پھر جب فوج انوالو ہوئی اور پھر وہ سارا معاملہ ہوا, پھر انہوں نے پھر بتایا کہ کس انہوں نے بتایا کہ آرمی کو بھی جو ہے وہ اندر کھاتی یہ چیزیں بہت زیادہ اریٹیٹ کر رہی تھی کہ جو انہوں نے ون پارٹی سسٹم بنایا تھا اس میں یہ بالکل ایسے ہی کہ دیکھیں آپ اگر ایک ایریا میں رہ رہے ہیں, آپ ایک گھر میں رہ رہے ہوتے ہیں, بہن بھائی ڈفرینٹ ہوتے ہیں, کوئی ایک بہت زیادہ ٹیلنٹڈ ہوتا ہے, سو آپ ایک کنٹری کو اگر ریپرزینٹ کر رہے تھے اس کنٹری میں کتنے لوگ ہوں گے جو اچھی طریقے سے اس کام کو یا اس حکومت کو حکمرانی کو سر انجام دے سکتے ہیں. سو یہ تو وہ بات ہوئی نا کہ مطلب اگر ایک ٹیلنٹڈ بندے سے آپ اس سے چھین لو, اس کے ہاتھ ہی باندھ دو کہ آپ نے کوئی کام نہیں سر انجام دینا, اور وہ ایک بھلکڑ آدمی کو آپ کہی جا رہے ہو کہ بھائی تم سارے کام کرو, احمق بندے کو کہی جا رہے ہیں, تو پھر ڈیفینیٹلی وہ کیا ہی ریپرزینٹ کرے گا. تو بہرحال پھر اس کے بعد پھر کافی ایک اور پارٹی آئی, اس نے بھی ان کی بھی فیمیل جو تھی وہ خالدہ ضیاء تھی ان کا نام تھا, اور وہ بھی 2 دفعہ پرائم منسٹر بن چکے ہیں بنگلہ دیش کی. لیکن شیخ حسینہ کو تو ہم بھی شروع سے دیکھتے آ رہے ہیں کہ مطلب 91 سے آئی تھنک 96 تک انہوں نے حکومت کی ہے. ہاں 91 سے 96 پھر 2001 سے 2006 تک, اس کے بعد حسینہ واجد پھر رہی ہیں. اور اب آ کے ایک اسٹوڈنٹ تحریک ایسی چلتی ہے اور ایک ایسا انقلاب آتا ہے بنگلہ دیش میں کہ اسٹوڈنٹ پاور جو وہ دنیا نے دیکھی. اور پھر جس طریقے سے شیخ حسینہ پہلے وہ مان نہیں رہی تھی, اور پھر بھی ان کو کہا گیا کہ آپ کے پاس 45 منٹس ہیں, 45 منٹس میں آپ کو بنگلہ دیش چھوڑ کر جانا ہوگا. تو ریزائن کر کے, ہاں ریزائن ڈیفینیٹلی, وہ چھوڑ کے جانے کا مطلب تو یہی ہے. پھر اس کے بعد جو ہے وہ پھر پہلے مان نہیں رہی تھی, پھر آخرکار پھر وہ مانی ہے اور پھر وہ وہاں سے بالکل اڑان بھرتی ہیں انڈیا کی طرف. اور انڈیا سے پھر جیسے کہ انہوں نے بتایا پھر انڈیا سے اب ویسے تو وہ انڈیا گئی تھی, اس کے بعد انہوں نے کیا ڈیسائیڈ کیا ہوگا اس پہ بھی ہم نے کوئی ویڈیو نہیں دیکھی بہرحال. لیکن پھر ایک اسٹوڈنٹ پاور دنیا کے سامنے آتی ہے اور اسٹوڈنٹ کو ایک پاور آئی. ہاں بالکل. اور جو ہے دیکھیے اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ اگر شعور بیدار ہو جائے ایک عوام کے اندر تو تختے الٹ جاتے ہیں. بالکل. تو ایسے ہی کچھ ایسا ہی ہوا تھا. مطلب یہ بنگلہ دیش نے یہ ایک ہسٹری کریٹ کی وہاں کے اسٹوڈنٹس نے, وہاں کے یوتھ نے, جو مطلب انہوں نے ایک مطلب وہ چاہتے تھے تبدیلی, چینج دیکھنا چاہتے تھے نا بیسیکلی. تو پھر وہ ایک سب نے پھر پاور بھی دیکھی اسٹوڈنٹس کی, تو جو کہ پھر حسینہ واجد کو پھر اترنا پڑا اپنے اقتدار سے. تو خیر ویڈیو دیکھا تھا, ہمیں نالجیبل ویڈیو تھا, فرسٹ ٹائم ہم نے ایسا کوئی ویڈیو کیا ہے, تو امید ہے آپ کو ہمارا یہ ریئیکشن اچھا لگا ہوگا. ریئیکشن اچھا لگا ہو تو ویڈیو کو لائک شیئر لازمی کر دیں اور زیادہ سے زیادہ ہمیں سپورٹ کریں. مزید اس بارے میں کیا کہیں گے آپ, اپنی کیا رائے رکھتے ہیں, وہ ہمیں کمنٹ سیکشن پر لازمی بتائیے گا. اس کے بعد کی کیا سچویشن چل رہی ہے بنگلہ دیش کی حکومت میں, وہاں کی پارلیمنٹس میں, یا جو بھی ہے چل رہا ہے, آپ اس سے بھی آگاہ کریں ہمیں. ڈیفینیٹلی اس کے تھرو ایک دوسرے سے جو ہے ہم لوگ قریب ہو جاتے ہیں, ایک دوسرے کا پتہ رہتا ہے ایز اے نیبر. بالکل. تو امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آیا ہوگا. ویڈیو اچھا لگا تو ویڈیو کو لائک لازمی کر دو, زیادہ سے زیادہ سپورٹ کر دو. ملتے ہیں ویڈیو میں نئے ریئیکشن کے ساتھ, تب تک بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ. اللہ حافظ.